हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। अब तक हम इसमें पढ़ चुके हैं ड्रोविनियट राइट्स के बारे में पढ़ लिया हमने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में भी पढ़ लिया हमने, लॉथरमेयर अरेंजमेंट के भी बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। जो ये थे, इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था पीरियडिक टेबल में। इन्होंने जब अपना काम स्टार्ट किया तब थे इनके पास 63 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, हर एक कार्ड पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी, फिर जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको वॉल पे लगा दिया। जब दीवार पे उन्होंने लगा दिया, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने एक चीज़ दी कि जो ये कार्ड्स अरेंज हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रही हैं। ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि अगर हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो रिपीट होंगी आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। ये उनका कहना था, जिसे टर्म दिया गया था पीरियडिसिटी। और इस बात को पहले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कह चुके थे। बस अंतर इतना था, उन्होंने कहा था कि 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसका रिपीटेशन होगा, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि एक रेगुलर इंटरवल होगा, उसके बाद ऐसा रिपीटेशन होगा। फिर मेंडलीफ ने अपने सारे जितने भी फैक्ट्स थे उनको कलेक्ट किया और एक लॉ बना दिया, जिसे हम जानते हैं मेंडलीफ्स पीरियडिक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यही क्या है, मेंडलीफ्स पीरियडिक लॉ है। क्या कहते हैं इसे, मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की, वो किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। मेंडलीफ ने फिर एक टेबल को फॉर्म किया, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस के बेस पर। उस टेबल को हम क्या कहते हैं, मेंडलीफ्स ओरिजिनल पीरियडिक टेबल। अब हम उस टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि अब अगर हम इस टेबल को देखें तो इसमें आपको वर्टिकल लाइंस दिखेंगी और हॉरिजेंटल लाइन दिखेंगी। जो ये वर्टिकल लाइन है इनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। जो हॉरिजेंटल लाइन है इनको क्या कहेंगे, हम पीरियड कहेंगे। ठीक है। जो ग्रुप हैं उनको भी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ए और बी। फर्स्ट ग्रुप है उसको भी ए बी में डिवाइड किया गया है, सेकेंड ग्रुप को भी ए बी में डिवाइड किया गया है, थर्ड ग्रुप को भी ए बी में। इसी तरीके से सारे ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब आप इसकी फर्स्ट लाइन देखिए तो उसमें लिखा हुआ है ऑक्साइड और हाइड्राइड। एक्चुअली है क्या है, जब जो मेंडलीफ थे उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर स्टडी की। उन्होंने स्टडी कैसे की, उन्होंने इनको कैसे अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स लिए, जैसे मैंने लिया सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। मैंने सोडियम और पोटेशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने पे क्या आया, सोडियम का क्या आया, Na2O, पोटेशियम का क्या आया, K2O। ठीक है। तो सिमिलर था तो उन्होंने इसे क्या बोल दिया, R2O, यानी कि इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम है। तो उन्होंने क्या किया, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को एक ही ग्रुप में रख दिया। और ऐसे फिर उन्होंने हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई, तब क्या बन के आया था, जैसे हम ले NaH और पोटेशियम के क्या बन के आएगा, KH, यानी कि दोनों का सेम बन के आ रहा है, NaH और KH, यानी RH का फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब सेम देखा और उन्होंने क्या किया, फिर अरेंज कर दिया इनको। जब उन्होंने अरेंज किया तो ये सेम प्रॉपर्टीज़ थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इन्होंने इनको क्या किया, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। ठीक है। इसी तरह हम देखें तो सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सब में उन्होंने यही किया है। जो जैसे सेकंड ग्रुप में दे रखा है RORH2, जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है उन्होंने सेकंड ग्रुप पे रख दिया उनको। जो थर्ड में दे रखा है R2O3 RH3, ये दोनों दे रखे हैं ऑक्साइड हाइड्राइड के, अगर इनके बेस पर था तो उसने इनको थर्ड ग्रुप पे रख दिया। ऐसे करके उन्होंने अपने 8 ग्रुप बनाए और उनकी ये जो तो ये पीरियडिक टेबल वो तैयार हो गई बन के। अब उन्होंने क्या था, जो अपना ये जो सब किया था, किसके बेस पे किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया था, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया था। इसलिए आप ध्यान से देखें तो जो आप ग्रुप 8 पाओगे तो उसमें जो है आप देखोगे जो ये कोबाल्ट है उसका जो एटॉमिक मास है वो निकल से ज़्यादा है। निकल से ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे निकल से पहले रखा गया, ना कि निकल के बाद में। ऐसा क्यों किया गया,
क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी जो थी वो रुडियम से मैच कर रही थी, जो जस्ट उसके क्या है नीचे है। अगर हम देखें मैनलीफ की टेबल में तो जस्ट उसके नीचे आ रहा है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। और जो मैनलीफ था उसने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मैच कर रही थी उसके बेस में उन्होंने ग्रुप में उसको अरेंज किया था, यानी कि कोबाल्ट उससे पहले आ रहा था। अगर देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर तो ठीक था, पर लेकिन अगर ये देखा जाए उन्होंने ये भी तो कहा था जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियडिक फंक्शन होती है किसका, एटॉमिक वेट का। तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ फिट नहीं हो रहा था, यही उनका सबसे बड़ा डिमेरिट था। उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था वो सही था, पर यहाँ एक बात आई कि एटॉमिक वेट है वो तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। निकल का तो एटॉमिक वेट जो है कम है, कोबाल्ट का ज़्यादा है, पर ये तो बिल्कुल रिवर्स में लगे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसा ही आयोडीन के केस में हुआ, आयोडीन को भी क्या किया गया, टेलोरियम के बाद रख दिया गया, जबकि आयोडीन का एटॉमिक वेट कम होता है, उससे टेलोरियम के पहले रखना चाहिए था। ये बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक रही थी, यही उसका सबसे बड़ा डिमेरिट था। फिर उन्होंने क्या किया, मैनलीफ ने क्या किया था, जो अपनी टेबल बनाई थी पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ जगह पर गैप छोड़े थे। उन्होंने कहा था कि जो ये गैप हैं अगर फ्यूचर में कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो उनके लिए है और उनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे सिमिलर होंगी। यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी इस पूरी पीरियोडिक टेबल में। और उन्होंने जो इस गैप छोड़ा था उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब कर दिया था। और जब ये लेटर डिस्कवर हो गए थे ये एलिमेंट, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो ये डिस्कवर हुए थे और जो मैनलीफ ने प्रेडिक्ट की थी, जो उनका नाम दिया था, जैसे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इन सब का जो नाम दिया था उनकी प्रॉपर्टीज़ से जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। जब मैनलीफ ने अपनी टेबल बनाई थी उस टाइम पे नोवल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। जब नोवल गैसेस बाद में जब डिस्कवर हुई थी तो उन्होंने मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि जो इनर्ट गैस होती हैं, नोवल गैसेस होती हैं, एक तो वो अनरिएक्टिव थी, उनका नेचर ही बिल्कुल अलग था, और फिर अनरिएक्टिव होने की वजह से उनको एक अलग ग्रुप दिया गया। इसी वजह से क्या है, उन्होंने जो मैनलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। और जो ये डिस्कवरी थी नोवेल गैसेस की वो इतनी लेट क्यों हुई थी, वो इसका रीज़न ये था, एक तो वो अनरिएक्टिव थी, प्लस वो उनकी लो कंसंट्रेशन थी इन एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या था कि नोवेल गैसेस की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई थी। अब हम मैनलीफ पीरियोडिक टेबल को पूरा देख चुके हैं, क्या कैसे था, ऑक्साइड, हाइड्राइड और ये गैप थे क्यों छोड़े गए थे, और ये कोबाल्ट का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, आयोडीन का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे और डिमेरिट्स पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक क्या थे और क्यों फेल हो गई। वैसे मैंने जो इसके एसेंशियल फीचर्स हैं वो आपको ये मैनलीफ पीरियोडिक टेबल को दिखाते हुए सारे समझा दिए हैं, फिर भी हम एक और बार देख लेते हैं क्या है इसके एसेंशियल फीचर्स। अब हम देखेंगे इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। अब इसमें लिखा हुआ है एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ऑफ कोर्स ये बात हम ये पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। और हमने ये जो टेबल बनाई है, ग्रुप किया है इसको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर ग्रुप किया गया है इसमें जो ये टेबल बनी हुई है। सेकंड है दे आर 7 पीरियड्स एंड 8 कॉलम्स। इस जो ये पीरियडिक टेबल है इसमें 8 कॉलम्स मिलेंगे आपको, 7 पीरियड होंगे। थर्ड कहता है ईच कॉलम ऑफ फर्स्ट 7 आर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉलम्स हैं उनको, जो ग्रुप है उनको सब डिवाइडेड किया गया है ए एंड बी सब ग्रुप्स में, और जो 8th एलिमेंट है उसको डिवाइड नहीं किया गया, उसमें 3 एलिमेंट्स कंटेन किए हुए हैं हर एक, जैसे 4th, 5th, 6th। और एलिमेंट्स भी किस में है, जो पीरियड्स हैं 4, 5, 6, उसी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 8th कॉलम कंटेन 3 एलिमेंट्स ईच इन 4th, 5th एंड 6th पीरियड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। और बाकी का सब हमने पढ़ लिया था कि मैनलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप प्रोवाइड करवाया था और उसने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रख दिया था निकल से, ऐसे ही आयोडीन के केसेस में हुआ था। सो इसके फीचर्स तो सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, ठीक है। पहला ड्रॉबैक था कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए। जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एल्कलाइन मेटल्स यानी कि ग्रुप फर्स्ट से भी सिमिलर थी और हेलोजन ग्रुप यानी कि ग्रुप 17 से भी सिमिलर थी। तो जो हमारे मैनलीफ थे उनकी जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी उसको करेक्टली डिफाइन नहीं कर पाए थे। दूसरा था मैनलीफ ने क्या किया था
जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाए थे, वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तो वो अरेंज थे पर उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग वो अरेंज नहीं थे। जैसे देखा जाए तो उन्होंने आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया था, ऐसे टेलुरियम को उन्होंने आयोडीन से पहले रख दिया था, ऐसे उन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया था। सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर तो ये ठीक थे पर ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को फॉलो नहीं कर रहे थे। तीसरा ड्रॉबैक ये था, उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट डिसिमिलर एलिमेंट्स थे, उनकी केमिकली डिसिमिलर थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, उनको एक साथ रख दिया, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया। जैसे एल्कली मेटल्स से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके साथ जो कॉपर और सिल्वर था उनको रख दिया गया, और जबकि जो कॉपर सिल्वर है इनकी प्रॉपर्टीज़ से मैच नहीं करते। ऐसे क्या किया, सिमिलर एलिमेंट थे उनको सेपरेट जगह पर रख दिया गया, सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया। जैसे कॉपर और मरकरी दोनों सिमिलर हैं पर इन दोनों को अलग जगह पर रखा गया। फोर्थ ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। जो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है पर डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। अब डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती है तो उन्हें एक जगह रखा जाना चाहिए था, पर मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो डिफरेंट जगह पर रखा जाएगा, इसलिए वो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को भी फुलफिल नहीं कर पाया था। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे देखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट।